नमस्कार, मैं आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज हम ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के सेंसरशिप पर बात करेंगे, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही मैं आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री संघ सचिव श्री अमित खरे जी और आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद, विधि एवं न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री संघ सचिव श्री अजय प्रकाश सहानी जी का स्वागत करती हूँ। आज की वार्ता की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय सचिव श्री अजय प्रकाश सहानी जी द्वारा करी जाएगी। इसी के बाद हम प्रश्न उत्तर सत्र शुरू करेंगे। आप सभी कृपया कर अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दें। अब मैं श्री अजय प्रकाश जी से निवेदन करती हूँ कि वह प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों व साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम ओटीटी, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में आए कुछ नए नियमों की चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता के अभाव और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह मशवरा करने के बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 सब सेक्शन 2 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2011 के स्थान पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 तैयार किए गए हैं। इन नियमों को अंतिम रूप देते समय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपस में काफी विचार विमर्श किया ताकि ओटीटी, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अनुकूल निगरानी सुनिश्चित की जा सके। इस व्यवस्था को माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। इन नियमों के भाग 2 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करेगा। वहीं इन नियमों का भाग 3 जिसमें कि डिजिटल मीडिया से संबंधित बातें हैं, उनको केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इस व्यवस्था के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया है। आगे की जानकारी आपको रवि जी प्रदान करेंगे। रवि जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अजय। अधिकारीगण, आईबी सेक्रेटरी, आईटी सेक्रेटरी और यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, आज सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया ओटीटी को लेकर कोड ऑफ एथिक्स, इस पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, वो हम प्रस्तुत करेंगे, और डिजिटल मीडिया ओटीटी के बारे में ये एडमिनिस्ट्रेशन आईबी मिनिस्ट्री प्रस्तुत करेगी। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द ग्राउंड ट्रुथ वेरी क्लियरली। Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well and they are empowering the common citizens. आपका स्वागत है, आप ऐसे ही भारत में आइए, व्यापार करिए और सामान्य भारतीयों को एम्पावर करते रहिए। They are asked questions there too and government welcomes criticism. लेकिन social media users must be given a forum to register their grievance against the use, against the misuse and against the abuse over the social media. Let me repeat, social media users must be given a forum to register their grievance against the use, against the misuse and against the abuse over the social media, and this should happen in a time bound manner. यह हमारा फोकस है। प्रकाश जी भी इस विषय पर आपको बताएंगे। देखिए, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पे that cannot be called civilized from any point of view. महिलाओं की मॉर्फ फोटोज दिखाई जा रही हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट हो गए, तो ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड दिस इज नॉट एनी पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। और ये भी चर्चा है कि हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट कंट्रोवर्सी बिटवीन द कमर्शियल एंड फॉरेन मीडिया हाउसेस। मैं बस इतना और कहना चाहूँगा that these laws are soft touch emphasized mechanism that we are insisting the platform to adopt. ये जो नए रूल्स हैं, ये हम प्लेटफॉर्म्स को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये अडॉप्ट करिए। जब प्रकाश जी भी अपने बात कहेंगे तो वो भी ही इज इंसिस्टिंग द ओटीटी एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अडॉप्ट दीज। ये हमारा फोकस है, आप लोग प्लीज समझिए। Now let me share some statistics with you about the social media users of India.
तो भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यानी कि 53 करोड़। यूट्यूब यूजर्स आर 46 करोड़। इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़। फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़। एंड ट्विटर यूजर्स आर 1.75, यानी कि 1.75 करोड़। ये बहुत अच्छे नंबर हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं। आप ऐसे ही यहाँ पे और इंडियंस को एम्पावर करते रहिए। But the concerns are being raised every year about the rampant misuse of the social media. और ये चर्चा कोर्ट में भी हुई है, पार्लियामेंट में भी हुई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि जब प्रकाश जी ने फेक न्यूज को लेके एडमिनिस्ट्रेशन चालू करी थी तो मैंने कहा था चलो भैया, आखिरकार सरकार में कुछ नया हो रहा है। पर अब आप देखेंगे धीरे धीरे हर मीडिया कंपनी, हर मीडिया हाउस एक फेक न्यूज एजेंसी अपने साथ रख रहा है या खोल रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि टेररिज्म इंसाइटमेंट के भी केसेस सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। अब इन गाइडलाइंस को लाने का मकसद क्या है? मैं 4-5 पॉइंट का रैशनल जस्टिफिकेशन आपके सामने रख देता हूँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में प्रंजवाला केस में हमारी मिनिस्ट्री को एक गाइड किया दैट प्लीज रेस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट द चाइल्ड रेप, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा एंड डिक्लेयर देम एज अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्लीज स्टार्ट द न्यू गाइडलाइंस एट अर्लीस्ट। ठीक है, परंतु उसी साल ये सब होने से पहले जुलाई में राज्यसभा में फेक न्यूज को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मेरे सभी साथियों ने हमसे कहा कि कृपया करके ऐसी गाइडलाइंस लाए जाएं जिनसे इन सबको कर्व करना आसान हो जाए। हमने सबका व्यापक कंसल्टेशन लिया और एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट में करीब हमें 171 कमेंट्स आई जब हमने उसे पब्लिक किया, जिसमें से 80 कमेंट कुछ चेंजेस एवं कुछ पॉइंट्स हटाने के लिए थे। अब इन गाइडलाइंस के बारे में आपको अजय विस्तार से बताएंगे। अजय, ओवर टू यू। धन्यवाद रवि जी। जैसा आपको रवि जी ने बताया कि सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सी नई गाइडलाइंस आई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमने सोशल मीडिया को 2 भागों में बांटा है। एक है नॉन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? जिस भी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी में गिना जाएगा। अब इनको 2 भागों में बांटने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कोई भी छोटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में बिजनेस करने आता है तो वो बिजनेस करने से हिचके नहीं, उसको कोई डर ना हो कि यहाँ हम बिजनेस करेंगे तो हम पे बहुत सारी गाइडलाइंस थोप दी जाएंगी। इसके लिए हमने जो है इनको 2 भागों में बांटा है। तो अभी मैं आपको कुछ कॉमन गाइडलाइंस बताने वाला हूं जो कि दोनों ही सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए फॉलो होंगी। उसके आगे कुछ एडिशनल गाइडलाइंस हैं जो कि हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए बनाई है। तो मैं कॉमन गाइडलाइन से शुरू करता हूं। उसमें पहला है ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड। देखिए, जितने भी नियम हमने बनाए हैं ये सबको, हर इंटरमीडियरी को, हर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को, चाहे वो नॉन सिग्निफिकेंट हो या फिर सिग्निफिकेंट हो, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपसे सेफ्टी हार्बर प्रोविजन जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो छीन लिया जाएगा। सेकंड नंबर पर है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए, हर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को अपना एक सेल्फ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। उसमें आपको एक इंडियन रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी कंप्लेंट्स उससे रिलेटेड, उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आएंगी उसको एक्नॉलेज करेगा और 15 दिन के अंदर उसे रिजॉल्व करेगा। थर्ड नंबर पर है एंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी। आपके प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी को एंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली विमेन की और चिल्ड्रन की सेफ्टी। अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट जिसमें चिल्ड्रन को किसी सेक्सुअल सीन में इन्वॉल्व दिखाया गया है या फिर विमेन से रिलेटेड कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आपके प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर वहां से हटाना आपके लिए अनिवार्य होगा। ये तो कुछ कॉमन गाइडलाइंस थी जो कि सभी को फॉलो करनी है। इसके बाद कुछ एडिशनल गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए हमने बनाई है। उसमें पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को अपॉइंट करना होगा। इसका काम क्या होगा? ये सुपरवाइज करेगा कि जितने भी नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो इंटरमीडियरी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड नंबर पर है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ये एक 24/7 अवेलेबल पर्सन होगा जो कि गवर्नमेंट के साथ और लॉ एजेंसीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। अगर गवर्नमेंट या फिर लॉ एजेंसीज को कोई भी जानकारी चाहिए हो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो वो सीधा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं।
थर्ड नंबर पर है रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो है आपको अपॉइंट करना है, जो कि कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज करके उनको रिजॉल्व करेगा। फोर्थ नंबर पर है मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट। आपको मंथली एक रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें आप बताएंगे कि आपको उस मंथ में कितनी कंप्लेंट्स आई और आपने उसको किस तरीके से रिजॉल्व करा। ये पूरा लेखा जोखा उस रिपोर्ट में होना चाहिए। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर। अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक बात या फेक न्यूज आपके प्लेटफॉर्म पे आती है, तो उसको किसने शुरू करा ये आपको बताना होगा। और इसमें एक ये बात है कि अगर बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई ऐसी पोस्ट जो है वो आई है, तो उसको इंडिया में किसने स्टार्ट करा है ये बताना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद है वॉलंटरी वेरिफिकेशन। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा यूजर है जो चाहता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे उसका एक वेरीफाइड प्रोफाइल हो, वो आपके प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड यूजर की तरह आपका प्लेटफॉर्म यूज करे, तो आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाकर तैयार करना होगा, जिसके तहत आपके यूजर्स खुद को आपके प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करवा सकें। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। देखिए, आपके प्लेटफॉर्म पे किसी भी यूजर ने अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, तो और आपने उसको वहां से कर्व कर दिया है, तो आपको उस यूजर को बताना होगा, उसके पास ये राइट है ये जानने का कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती करी कि उसका वो पोस्ट वहां से डिलीट कर दिया गया। तो आपको उसको पूरी जस्टिफिकेशन देनी होगी। और लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया की सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को या फिर फॉरेन से इंडिया के रिलेशंस को खराब करती है, तो ऐसी भी कोई पोस्ट आपके इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म पे हम नहीं देखना चाहेंगे और आपको वो जल्द से जल्द जो है आपके प्लेटफॉर्म से रिमूव करनी होगी। तो ये जितनी भी गाइडलाइंस थी, ये मैंने आपको सोशल मीडिया के बारे में बताई। आगे ओटीटी और डिजिटल मीडिया के बारे में आपको प्रकाश जी विस्तार से समझाएंगे। प्रकाश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद रवि जी और अजय जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका एक अच्छा फल है आज डिजिटल माध्यम से न्यूज़ पोर्टल आ गए हैं, ओटीटी आ गए हैं। इन सभी ने हमारे जीवन को काफी मनोरंजित किया है, काफी पारदर्शिता दी। लेकिन एक फर्क है, जो आप लोग यहाँ प्रेस से आते हैं, आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड एंड कंडक्ट का पालन करना पड़ता है। वैसे ही जो लोग टेलीविजन इंडस्ट्री से आते हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट के तहत दिए गए जितने भी प्रोग्राम कोड है उनका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन एक फर्क है, जो डिजिटल माध्यम से न्यूज़ पोर्टल हैं और ओटीटी हैं, उनके लिए कोई भी नियम बाध्य नहीं है। वह अपने तरीके से सारे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। सरकार ने इस चीज को समझा और ये सुनिश्चित किया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव अ सेम जस्टिस सिस्टम। और इसके लिए चाहे डिजिटल हो, प्रिंट हो, ओटीटी हो या फिर टेलीविजन हो, एक प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा और उसके तहत सबको अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करना पड़ेगा। और इस विषय पे लोगों की काफी मांग है। रोज सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मंत्रालय पत्र आते हैं। इस बारे में राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिला के 50 प्रश्न दोनों सदनों में पूछे गए थे। अब आप समझिए कि इस विषय की कितनी व्यापक चर्चा पूरे देश भर में चल रही है, उसका यह कितना सटीक उदाहरण है। और इस संदर्भ में हमने दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में इस उद्योग से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके साथ हमने बैठकें की और उनको कहा कि एक सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने खुद नैतिक तौर पे 2 बैठकें दिल्ली में बुलाई और उनसे कहा कि आप उसको 100 दिन में बनाओ, परंतु वो भी नहीं हुआ। और इसके बाद मंत्रालय ने इसकी गंभीरता को समझते हुए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सेट करना जरूरी समझा। हम जानते हैं मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। बोथ
I and Ravi ji have fought for maintaining the press freedom. But let me also tell you that every freedom must be a responsible freedom. और इसके लिए we have decided to form a 3-tier mechanism. And I would like to request Amit Khare ji to kindly brief over this. प्रकाश जी, देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा जिसके अंदर एक 3-tier स्ट्रक्चर इंक्लूड होगा. एंड द फर्स्ट ईयर विल इंक्लूड एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा खुद बनाया जाएगा, जिसमें कोई भी ऐसा कंटेंट उनका जो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करता है, तो उनको उसी तरह से उनको एक्शन लेना पड़ेगा, अपने कंटेंट को मॉडिफाई या फिर सेंसर या फिर हटाना पड़ेगा. एंड द सेकंड टियर इंक्लूड्स अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी which will be headed by a retired Supreme Court judge or High Court and any eminent person with Indian nationality. And इनका काम भी यही होगा कि कोई भी कंप्लेंट इनके पास आए उस पर जल्द से जल्द ये नेसेसरी एक्शंस. And the third tier includes an oversight mechanism which will be created by government. In this, there will be a IMC, Interministerial Committee, which will follow the rules of TV industry, all the program codes which are followed in TV industry. They will also follow these codes. In television broadcasting, there is BCCC, Broadcasting Complaints Council, Content Complaints Council for non-news channels. जो जितने भी non-news channels हैं उनकी complaints जो आती हैं उन पे एक्शन लेते हैं. एंड NPSA, National Broadcasting Standards Authority, जो कि जितनी भी टीवी इंडस्ट्री कोड को जो भी वायलेशन होता है उन पे कंप्लेंट्स, उस कंप्लेंट्स पे एक्शन लेते हैं. एंड लास्टली द IMC, जो IMC सेटअप की जाएगी, इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी, वो कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पे एक्शन लेगी, जो कि इसमें वेरियस एक्शंस या वेरियस स्टेप्स इंक्लूड होंगे. मे बी जो भी कोई चैनल होगा उसको ऑन एयर से हटा दिया जाएगा कुछ रिक्वायर्ड डेज के लिए या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट. थैंक यू. ओवर टू यू प्रकाश जी. अब आप सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं. कृपया पर प्रश्न पूछने से पहले अपनी पहचान बताएं और अपने आप को 1 से 2 प्रश्नों तक ही सीमित रखें. सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स अपना प्रश्न पूछें. Good afternoon. My name is Jansi Kaur. I am from Hindustan Times. And my question is for both the ministers. If the regulations that are generated by the government are violated multiple times, then what are the improvement or punishment? देखिए, कोई नया प्रोविजन नहीं है. There are no new provisions. The provisions that are in the section 69 of the IT Act 2000, वही provisions लागू होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित अफसर यदि आपके कंटेंट को या आपके व्यूज को ऐसा पाता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, हमारा डिफेंस, सबको हानि पहुंचा रहा है, तो आप सजा के हकदार पाए जाएंगे. पूरी कार्रवाई होगी उसके पश्चात, और सजा क्या होगी? आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है जिसमें एक इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल भेजा जा सकता है, जो 7 साल तक अधिकतम हो सकता है, और फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर, फाइन जो कि करीब 10 लाख तक जा सकता है. देखिए, मौजूदा संदर्भों में उचित कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है. यदि कोई भी कंटेंट किसी भी हिसाब से हमारे मापदंडों पे खड़ा नहीं उतरेगा, तो हम उसके विरुद्ध केबल नेटवर्क एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत वो बाध्य होंगे. Thank you. अब टाइम्स ऑफ इंडिया अपना प्रश्न पूछें.
Good afternoon, I'm Garbisha Oberoi, and my question is from Mr. Prakash Javed. How does the government intend on curbing fake news through this act? देखिए, फेक न्यूज़ के लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि जैसे मौजूदा कुछ मीडिया हाउस एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करते हैं, उनकी एक अलग से विंग होती है, वैसे ही ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स को करना पड़ेगा और इसके साथ उनके पास सैकड़ों की संख्या में जो अनुचित जानकारियां आती हैं उसको चेक करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी ताकि समाज और लोगों के बीच में भ्रम ना फैले। इसके साथ साथ they also have to disclose the origin from where they have taken up that content for circulation. It can be of any video, image or any kind of scriptural manner. Thank you. Thank you. अब एनडीटीवी अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon, I am Priyanka Srivastava and my question is from you, Mr. Ravi. The law states that movies and series that are against public order will be banned. Public order is a very broad term without any specific boundaries. Don't you think that government can end up misusing the power? See, when we are talking about the public order, जब हमारी सरकार public order की बात कर रही है, this means that we are not ready to compromise with the sovereignty, integrity and the secular fabric of India. हम संप्रभुता, अखंडता और धर्मों को लेकर हमारी पारदर्शिता, इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। Any content that violate this will be taken down and this is our assurance that we are dedicated towards it. और जहां तक प्रश्न है इसको अनफेयर मैनर में यूज करने का, देखिए हम एक ऐसी सरकार है जो जो कि अपने ऊपर क्वेश्चंस जो उठाए जाते हैं उसका उत्तर देने में सक्षम रहती है। वी वेलकम द क्रिटिसिज्म, तो अनफेयर मैनर में यूज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। Thank you. अब दैनिक जागरण अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार, मैं मेघा दैनिक जागरण से। मेरा प्रश्न प्रकाश जी से है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यूडिटी और वायलेंस के बेस पे ये पिटीशन डिस्कार्ड की थी कि अगर आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती तो आप उसे मत देखो। तो अब ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जो भी पिटीशन गई थी और उसके संदर्भ में उन्होंने जो भी टिप्पणी की थी वो अपने स्थान पे उचित है, परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि वैसे ही संबंधित केसों में बहुत वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ लोगों की काफी मांग बढ़ी है कि आजकल समाज में ऑब्सैनिटी बढ़ गई है। आज समाज में ऐसे ऐसे कंटेंट आ गए हैं जो एकदम अनुचित हैं और जिसका प्रसारण हमारे मानसिक प्रभाव पे बहुत गंभीर हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जो कंटेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत बहुत ही गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि उस पे हमारी नजर नहीं गई तो हम उसको बढ़ावा देंगे और इसके साथ साथ हमने ये चीज सुनिश्चित की कि आगे ऐसी और चीजें ना तो कोर्ट में पहुंचे और ना समाज में दिखें। इसके लिए हम पहले से ही उस पर लगाम लगाना चाहते हैं और उस हिसाब से ये कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद। अब नवभारत टाइम्स अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार, मैं अनीश धवन नवभारत टाइम्स से। मेरा प्रश्न आपके लिए है प्रकाश जी। क्या विदेशी फिल्मों व टीवी सीरियलों पर भी कोई रोक टोक लगेगी, क्योंकि वे भी कई अनुचित दृश्य प्रदर्शित करते हैं जैसे न्यूडिटी, वायलेंस, अब्यूज। आपका इस विषय में क्या कहना है प्रकाश? देखिए, रही बात विदेशी कंटेंट की, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, परंतु जैसा आपने कहा कि न्यूडिटी, वायलेंस, ये ना तो किसी दूसरे देश में स्वीकार करेगी सरकार इस चीज का प्रसारण, ना हमारे देश की सरकार इस चीज को प्रसारण करने देगी। ये एक बहुत गंभीर विषय है और समाज के अंदर भ्रम फैलाने का एक बहुत ही सटीक हथकंडा है। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज प्रकाशित ना हो। यदि कोई विदेशी कंटेंट क्रिएशन हाउस अपने किसी भी कार्यक्रम का भारत में प्रसारण करना चाहता है तो उनको हमसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और उन सभी कंटेंट को हमारे सामने रिवाइज करवाना पड़ेगा
जो वो प्रसारण करना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि उनका कंटेंट भारतीय समाज के हिसाब से उनके मापदंड, हमारे मापदंडों पे खड़ा उतरे, और इसलिए उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर मौजूदा कानूनों का पालन करना उनकी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद प्रकाश जी। अब द हिंदू अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I am Aditi Kothari from The Hindu, and my question is for Ravi ji. During the lockdown period, the OTT platforms became very popular. But after these regulations, don't you think that the advertisement industry is getting affected and will be at a great loss? अजय जी, मीडिया को इस संदर्भ में कृपया बताइए। As Prakash ji and Amit Khare ji told you about the social digital media and OTT media platforms, it clearly shows that we are not putting any type of censorships over shows and web series. We just want them to make their own self-classification mechanism and grievance redressal mechanism. तो इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि कंटेंट जो है वो वहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। हम बस ये चाहते हैं कि उसमें पेरेंटल कंट्रोल लगे, एक सेल्फ क्लासिफिकेशन के अंदर आप अपना कंटेंट, आप अपनी वेब सीरीज, अपने शोज को डालें, ताकि जो जिस एज के लोग उसे देख सकते हैं सिर्फ वही देख पाएं, और बच्चों तक वो जो गलत कंटेंट है वो नहीं जाना चाहिए। सो इसमें एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एड्स फिर भी जो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री उनको देंगी, क्योंकि शोज अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये नए गाइडलाइंस आने के बाद जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो शोज बनाते हैं, शोज निर्माता हैं, वो ऐसे कंटेंट पे ध्यान दे जो कि पूरी फैमिली, किड्स, बच्चे, बड़े सब मिलके एक साथ देख सकें। तो उसमें एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को और भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा शोज मिलेंगे अपने एड्स जो है देने के लिए। थैंक यू। द इंडियन एक्सप्रेस अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I'm Shivani from the Indian Express. My question is for both the ministers. Do you think that this is the right time to implement censorship on OTT, considering the popularity of these platforms? देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड अ राइजिंग नेशन। हम जो भी करते हैं, हमारी जो भी इमेज बाहर बनती है, उससे पूरी दुनिया हमें जज करेगी। इनफैक्ट हमें लोग देखते भी हैं और हमसे प्रश्न भी उठाते हैं, और हमारे क्रिटिक्स, हमारे अपोजर्स तो ऐसी मौकों की तलाश में हैं कि किसी तरह लेट्स डिमीन इंडिया, भारत को बदनाम किया जाए। तो इससे अच्छा समय जो कंटेंट बन रहा है उसको रेगुलेट करने का नहीं हो सकता। देखिए, पिक्चर या कोई भी कंटेंट उस समाज को एक सही दायरा दिखाता है, एक सही राह दिखाता है। यदि बहुत ही भ्रामक कंटेंट हमारे सामने आएगा, हमारे समाज में फैलेगा, उससे लोगों पे काफी गंभीर प्रभाव होगा, और भारत की जो इमेज है, जो हमारी जो अभी इमेज है, वो प्रभावित होगी। हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा और सरल कंटेंट प्रसारित हो, लोगों के बीच में एक स्वस्थ संदेश जाए और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। इसके लिए इन सभी गाइडलाइंस को लाना हमारी जिम्मेदारी है, और बाकी मीडिया हाउसेस और ओटीटी का पालन करना उनका कर्तव्य। थैंक यू। CNN इंटरनेशनल अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I am Kanika Bajaj from CNN, and my question is from you, Mr. Prakash ji. Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar, etc. are OTT platforms which are extremely popular, and many programs shown depict different foreign lifestyles. But after these regulations, the freedom of expressing those lifestyles will be regulated. So don't you think that there should be different rules and regulations for these platforms? No, they are not asked for practicing any new law. They have to follow the existing laws. But the thing is, they have to update their guidelines, their content creation team as per the guidelines. जैसा हम उनको बताएंगे, मौजूदा परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए उनको वो चीज करनी पड़ेगी। वो किसी भी प्रकार के नए कार्यक्रम प्रसारण नहीं करेंगे जो कि हमारी प्रफुल्लता एवं अखंडता को प्रभावित करेगा। इसके लिए इन सभी कदमों को हमने उठाया है और उनसे कहा है कि आप हमारे साथ एक पैरेलल
मैनर में बात करिए, हमारे साथ चलिए और एक अच्छे देश के निर्माण में हमारा सहयोग दें। Okay, thank you. वियोन अपना प्रश्न पूछे। I'm Sneha. I'm from Beyond. My question is to Prakash ji. OTT platform are based on full content. Unlike TV and cinema, it depends on the discretion of viewers. There is also an option of parental law. Thus, why do we need censorship? See, there are certain cases in which children are found to watch the adult content, the pornographic or soft porn content, which are totally against our guidelines and community standards. We are asking OTT platform to ensure for filtered, shorted and glorified content, which should replace the weird mentality with a healthy environment. Therefore, we want them to display content free of violence, sexual intentions and much others. Therefore, we are asking them to ensure certain guidelines and the provision laid down. Thank you. अब आज तक अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार, मेरा नाम ट्विंकल और मैं आज तक से हूँ। मेरा सवाल प्रकाश जी से है। कई लोगों ने आपकी गाइडलाइंस को वेलकम किया है और कुछ का ये भी मानना है कि सरकार अपने खिलाफ किसी भी कंटेंट को दिखाना नहीं चाहती। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कोई भी ऐसा आरोप लगा रहा है, ये सब बेबुनियादी हैं। इतने सालों से हम लोग शासन चला रहे हैं। हमारे संदर्भ में हमने किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण पे ना तो रोक लगाई है, ना सेंसर किया है। परंतु अगर वो हमारे देश के एकता एवं अखंडता को प्रभावित करेंगे, उसको दूषित करेंगे और उसका गलत उपयोग करके एक अच्छे पब्लिक गैदरिंग मटेरियल समझ के उसको दिखाएंगे, तो हम उस पर कार्रवाई करना उचित समझते हैं। और हम यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको अगर क्रिटिसाइज करना है, एक स्वस्थ तरीके से करिए। उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा राइट है। आर्टिकल 19(1) जो बताता है, उनको आजादी देता है, वह उसका पूरा इस्तेमाल करें। परंतु उसके साथ साथ उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि वो आर्टिकल 19(2) का भी उतना ही पालन करें और वैसे कंटेंट दिखाने से बचें। धन्यवाद। अब न्यूज़ 18 अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I am Aditi Rawat from News 18. My question is for Javadekar ji. There is a vast amount of content over YouTube and other websites on which an individual can watch censored scenes without much hassle. Considering this, how do you plan to implement censorship over such platforms which have no limits? I would like to request Mr. Amit Khare to kindly address this question. शुक्रिया प्रकाश जी। देखिए, जैसा आपने कहा YouTube की, तो YouTube की बात करें तो YouTube has its own community guidelines and they follow them very strictly and diligently. As whenever they find any content violating the community guidelines, they take down the video and they immediately inform the creator or the video content creator. And जैसा कि आप कह रहे हैं, दूसरी वेबसाइट्स जहाँ पर ऐसा अनसेंसर्ड कंटेंट फ्री में अवेलेबल है पब्लिक के लिए, तो वी आर लुकिंग इनटू दिस प्रॉब्लम एंड whenever we'll find any website or any content violating or without censorship, we'll take necessary action and proper actions to curb this problem. Thank you. अब रिपब्लिक टीवी अपना प्रश्न पूछे। नमस्ते, मैं दीपांशु गुप्ता रिपब्लिक टीवी से, और मेरा सवाल रवि जी से है। जैसा कि आपने कहा है, फेक न्यूज यानी अनुचित खबर या OTT पर जो भी फिल्म्स एंड सीरीज है उन पर प्रतिबंध लगेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो फिल्म्स एंड सीरीज पहले से ही मौजूद है और जो अनुचित खबर पहले से ही YouTube पर है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? इसका उत्तर आपको अजय जी संक्षिप्त में देंगे। अजय। देखिए, सबसे पहले मैं फेक न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फेक न्यूज़ फैलना आसान है, लेकिन
प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि हर न्यूज़ एजेंसी ने आजकल एक फैक्ट चेकिंग टीम लगा रखी होती है चेक करने के लिए कि जो न्यूज़ आ रही है क्या वो सही है या गलत है, उसके बाद ही जो है वो उसे अपलोड करते हैं। फिर भी, और हमने जो गाइडलाइंस निकाली, अगर कोई फेक न्यूज़ आ जाती है तो उसको या तो आप जल्द से जल्द हटा दीजिए, और उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है ये भी आपको बताना पड़ेगा, सारी इन गाइडलाइंस में है। अब बात करें अगर पुराना कोई ऐसे शोज हैं, वेब सीरीज हैं, तो उन पे प्रतिबंध लगेगा कि नहीं। देखिए, आपको रवि जी ने बताया था कि ये कोई नया प्रोविजन नहीं है, पहले भी जो है हमारे पास इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं जिसमें वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म्स जिनके अंतर्गत रह के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत कोई शोज जो है अभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो और हम बस ये चाहते हैं कि आप उनको सेल्फ क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दीजिए, जिससे कि जो लोग उसको देखने के लिए लीगल हैं सिर्फ वही उसको देख पाए। साथ ही अगर कोई भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक कोई ऐसा कंटेंट है जो कि एक लिमिट को भी क्रॉस करता है, तो फिर उसके खिलाफ हम ज़रूर से एक्शन लेंगे। नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको या तो हटा दीजिए, और फिर उसके खिलाफ जो है कोई भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन, उसको आगे क्या लेना है वो हम तय करेंगे। धन्यवाद। रिपब्लिक इंडिया अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I am Soumya Gupta from Republic India, and my question is for both the ministers. How will digital news be defined? Will independent creators on platforms like YouTube come under purview? How will it affect media houses and independent creators who only depend on views from social media? देखिए, आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में इस समय करीब करीब 60% न्यूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिएशन है वो सोशल मीडिया से हो रहा है। हमने भी नहीं सोचा था कि इंटरनेट पे न्यूज़ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकती है, परंतु अब ये हो रहा है, और इसकी वजह से आए दिन नए नए क्रिएटर, नए नए न्यूज़ चैनल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप प्योर व्यू में आ सकते हैं, परंतु आपके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी और कैसे नहीं होगी, मैं ये भी बताता हूं। कैसे नहीं होगी, आपको कोई भी हाइप अप स्टोरी नहीं दिखानी है एवं फेक स्टोरी भी नहीं दिखानी है। सिर्फ सच दिखाइए और डाटा शेयर करिए। और इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा इम्पैक्ट क्योंकि हम लोगों ने पुराने लॉस को ही ब्रश अप करके और थोड़ा स्मूथ किया है, तो इतना ग्रेट इम्पैक्ट इन क्रिएटर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जितने भी कंटेंट का प्रसारण करेंगे वो अपने दायरा में करें, अपने मर्यादा में करें। व्यूज लेने के लिए, पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप ऐसे मापदंडों को प्रैक्टिस करेंगे जो कि सामान्य भारतीय एवं संस्कृति को प्रभावित करेगा, तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और इस दृष्टि से हम लोग ऐसे प्रसारण को तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। रही बात YouTube की, तो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो लोग खुद इस चीज को टेक डाउन कर लेते हैं, जबकि जो OTT कंटेंट दिखता है, जो लोग देखते हैं, उनका पूरा डाटा वेरिफिकेशन उन कंपनीज के पास होता है। YouTube एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी जाके कैसा भी कंटेंट देख सकता है। उसमें कोई भी आपको अपनी आइडेंटिटी, नाम या ID का नीड नहीं होता। परंतु अगर आप OTT पे कोई कंटेंट देखते हैं तो उसमें आपको अपना नाम, नंबर, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है वो आपको देना पड़ता है। ये चीज YouTube में भी है, परंतु YouTube में कभी कभी ओपन एक्सेस मिल जाता है जिसमें आपको कोई भी ना अपना आइडेंटिटी रिवील करने का नीड नहीं होता है। वहां पे आके कंटेंट क्रिएटर कुछ भी दिखा दें, ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन उनकी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन पे हमारी भी निगरानी होती है। यदि कोई कंटेंट भारत के प्रसारण में दिखाया गया है और उसकी धारणा हमारे समाज पर बहुत गलत जा रही है या हमारी छवि बहुत भ्रमित करने की बात हो रही है, तो उस पे मिनिस्ट्री तुरंत नोट डाउन करती है और संबंधित लोगों पे उचित कार्रवाई करती है। और ऐसे कई सारे केस हमारे सामने हैं और हमने उसमें उचित कार्रवाई भी की है। थैंक यू। ANI अपना प्रश्न पूछे। Good afternoon. I am Mansi Nangia from ANI, and my question is for Mr. Ravi Shankar Prasad. The arrival of censorship might lead to a cut down in the quality of content, which will lead to a decrease in the number of viewers. How do you think will this impact the world of OTT
and what will be its implications? देखिए, भारत में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्हें अब ये समझना चाहिए कि ओटीटी उनका एक नया डेडिकेटेड एलाई है इस न्यू नॉर्मल में, और आगे वाले समय में भी ये ओटीटी अब कहीं नहीं जाने वाला, और सेंसरशिप आपके कंटेंट को नहीं दबा सकता। जहाँ तक बात है क्वालिटी कट की, देखिए हमारी आबादी 135 करोड़ है और दिन प्रतिदिन आइडियाज़ आते रहते हैं नए नए, इसलिए जनसंख्या के साथ आइडियाज़ भी बढ़ते ही रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि ओटीटी में कमी आएगी, तो देखिए भारत में इंटरनेट के यूजर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इसके साथ ओटीटी की सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ रहे हैं। ये डाटा में है, मैं कुछ अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सत्य है। और इन नए कानूनों का इसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इंडिया टीवी अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार, मैं तनीषा गुप्ता इंडिया टीवी से। मेरा सवाल प्रकाश जी से है। प्रकाश जी, जैसा कि अजय जी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 2 भागों में बांटा जाएगा, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एंड नॉन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे ही भागों में बांटा जाएगा? ओटीटी को विभाजित करने की कोई मार्गदर्शिता नहीं है और ना उसकी कोई जरूरत है। वह एकता के अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करें, लोगों को एंटरटेन करें और एक अच्छा संदेश पहुंचाएं, और किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन करने का उन्हें कोई नीड नहीं है। पर हाँ, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हम उनको देते जाएंगे एक स्वस्थ वातावरण के लिए, उसके प्रसारण के लिए, वो उन्हें पालन करना पड़ेगा और वो उनका दायित्व है। और इस हिसाब से उनके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मंत्रालय की तरफ से अभी ऐसी कोई भी गाइडलाइन, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो हमारी तरफ से बस केवल इतना ही है कि आप स्वस्थ तरीके से हमारे मौजूदा कानूनों को जो नए तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है उसका पालन करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें, एक देश के साथ कोऑपरेट करें, संविधान की रक्षा करने में हमारा सहयोग दें। उससे अच्छा दायित्व क्या हो सकता है। धन्यवाद। ये मेरे ख्याल में अब किसी के कोई भी प्रश्न बाकी नहीं। प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा दिए गए सारे तर्क एवं नियमों का पालन 3 महीने के अंतर्गत करना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में सारी सूचना एवं नियमों का जो भी लेखा जोखा होगा गैजेट ऑफ इंडिया में 24 घंटे के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित मंत्रालय एवं अधिकारीगण से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर प्रस्तुत सभी पत्रकारों को इस वार्ता के प्रेस रिलीज मेल कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आज की प्रेस वार्ता यही समाप्त होती है। नमस्कार, मैं वैष्णवी दूरदर्शन से। मेरा सवाल रविशंकर जी से है। नए दिशा निर्देशों में न्यूज पोर्टल भी शामिल होने जा रहे हैं, तो अब से न्यूज कंटेंट वास्तव में कैसे विनियमित होगा और समाचार प्रकाशकों के लिए कोई नई गाइडलाइंस भी हैं? देखिए, कोई नई गाइडलाइन नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इस समय करीब 60% के अराउंड न्यूज़ जो है वो डिजिटल माध्यम से प्रकाशित की जा रही है, और जो न्यूज़ कंटेंट है वो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, आपको उन्हें ही फॉलो करना है। फेक न्यूज़ ना आए, इसका ध्यान रखना है, और कोई हाइप अप स्टोरी आप ना कवर करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करता है लेकिन शिकायत करने पर प्लेटफॉर्म ये बयान देते हैं कि उन्होंने इसे सही पाया, तब ऐसी स्थिति में किसका फैसला मान्य होगा और सरकार क्या करेगी? देखिए, ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, और हाल ही में ऐसी ही घटनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने जो कानून पारित किए हैं उसका भी हमें पूरा विज्ञान है, क्षमा करिएगा, संज्ञान है। परंतु भारत का केस थोड़ा अलग है। भारत में ऐसी न्यूज़ ज़्यादा हवा पकड़ती है जो फेक होती है, और हाल ही में अगर ऐसी न्यूज़, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि यदि ऐसी न्यूज़ मानिए यूट्यूब पे अपलोड हुई, तो उनकी खुद की गाइडलाइंस होती हैं, वो इसे डाउन कर लेती हैं। ऐसे ही ट्विटर भी, फेसबुक भी ऐसी न्यूज़ को मैनिपुलेटेड घोषित कर देता है। फिलहाल तो हमने, अगर
हमारे तरफ से है कि न्यूज़ गलत है और उनकी तरफ से है कि नहीं, ये जो खबर प्रकाशित हुई है ये सत्य है। तो हम लोगों ने फिलहाल तो कोई नई गाइडलाइन इनके लिए नहीं बनाई है, परंतु आगे जाके शायद इसके ऊपर हम लोग विचार करें। आपके हिसाब से किस तरह के प्रोग्राम ओटीटी पर दिखाने चाहिए? क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस भी हैं? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हम कोई इम्पोज़िशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये गाइडलाइंस लगनी चाहिए और कंटेंट ऑलरेडी जिन भागों में डिवाइडेड कराया गया है, इन नई गाइडलाइंस के तहत मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एडल्ट और एडल्ट, यानी कि 0 से लेके 7 साल तक की उम्र का कंटेंट, 7 से 13 साल तक की उम्र का कंटेंट, 13 से 17 साल तक की उम्र का कंटेंट और 18 से ऊपर की उम्र का कंटेंट, ये कंटेंट कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ट्विंकल है और मैं आज तक से हूँ। सर, मेरा सवाल है, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि आपने कंटेंट क्रिएटर से सलाह नहीं ली और नियम काफ़ी जल्दी में बनाए हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अफ़वाह है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी वार्ता में भी ये बात स्पष्ट की कि हम लोगों ने जब ड्राफ्ट पहला बनाया और उसको पब्लिक में डाला, तो हमारे को 171 कमेंट आई, जिसमें से 80 कमेंट इन्हीं ओटीटी प्रोडक्शन हाउसेस, इन्हीं सब का कहना था कि इसमें और थोड़े से चेंजेस करिए और इन सब का व्यापक कंसल्टेशन लेने के बाद ये ड्राफ्ट हम फिर से प्रस्तुत किया है। ये अंतिम गाइडलाइन है और अब यही लागू होंगी। जो भी ये बात कह रहा है कि हम लोगों ने व्यापक कंसल्टेशन नहीं लिया है, ये बिल्कुल मिथ्या है। हम लोगों ने कंसल्टेशन लिया है और ये पीआईबी के प्रेस रिलीजेस में भी स्पष्ट है। धन्यवाद। Good afternoon. I'm Shivani from the Indian Express. My question from you is, Amazon Prime Hotstar programs comes in Hindi as well. Don't you think after these regulations, foreign investors will be doubtful before investing in India? No, they are not doubtful. Let me tell you, we have Amazon, we have Netflix. It is also a foreign portal, but it is operating in India. They are doing handsome business. Therefore, I don't think linguistic barrier is not a concern for such kind of investment. जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर लैंग्वेज बैरियर पे आएंगे तो फिर वो अपना प्रसारण नहीं कर पाएंगे, वो व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें मल्टी लैंग्वेज होना पड़ेगा और उसके लिए इनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, हमारे पास इतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कार्यक्रमों को आगे दिखा सकते हैं। Are there any regulations applicable to the OTT platforms at present? No, at present there is no new regulation applicable to OTT. The existing laws are redefined with the current scenario and therefore all the OTT are requested to follow the existing laws. Thank you. अब मैं आदरणीय श्री डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, डीन डीएमए मीडिया स्कूल से आग्रह करती हूँ कि वह कृपया कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। This was really a very remarkable, very impressive exercise. Last year also this kind of mock press conference was organized, but that time it was in face-to-face mode. So obviously the impression of anything which is happening in the physical mode will be different as compared to this the digital mode. But then when it was planned by Krishna Pandey, it was happening in the physical mode, but then suddenly the things changed and it had to be converted in the virtual mode. But then the important aspect which I could notice, the liveliness with which the whole press conference was organized. When this whole press conference, actual press conference happened on 25th of February, incidentally, I watched the entire press conference live, which was I think more than 2 hours long. When this was the 25th afternoon,
it was happening, and since I came to know that these guidelines are being issued by the government and the press conference being organized, I was at home and I tuned in the channel and watched the complete press conference. Since this is also as a media person, as a media educator, as a former journalist, this is my area of interest. So I was also interested in knowing as to what kind of guidelines were being issued. So in today's press conference, this mock press conference that you people organized, I noticed another important thing, that the whole persona of the two ministers particularly, Ravi Shankar Prasad and Prakash Javadekar, the whole persona and the attire, and also the way these ministers talk. To a great extent, that was done in the same way. I will not say copied, because obviously this was a mock press conference and every minister who was supposed to be there has to be presented that way. So particularly Prakash Javadekar was superb. I do not know whether the person the student who performed as Prakash Javadekar speaks that way, or it was the acting caliber with which he noticed the important traits of Prakash Javadekar and tried to imbibe that. But then it was definitely, and then another important thing that I noticed is that the questions, particularly the speech that was given by Prakash Javadekar and Ravi Shankar Prasad, it was verbatim the same and it was presented the same, because I remember each and every word is still that was said on 25th by both the ministers. Yes. So it was simply a reproduction as I was feeling throughout in the press conference. So which is a good thing, and I believe that most of the questions, or almost all the questions, were the same which were asked in the press conference. So that day only, and I found that I do not know that you did this whole exercise. You went deep into the guidelines which were issued by the government with regard to OTT, with regard to social media. So whether you have understood also, because this is definitely a very important subject, and I still remember that after this press conference had happened in some of the classes that I was taking that time, I do not know whether in your class or in your senior batch, I discussed these guidelines in the class, because I wanted that students must understand this. So I believe while doing this exercise, you would have gone into the guidelines and you would have tried to understand these guidelines analytically, because according to me, there are too many flaws in the guidelines. And both the ministers were confused while they were responding to many of the questions of media, because according to me, it was a half-hearted approach of the government. They were not well versed with the subject. They had not studied the subject, they and their whole secretaries and all, and it was a very half-hearted attempt that was done by the government to talk on this. And if we understand how the governments function, they behave like this, wherein for some or the other reason they would have decided to announce these guidelines and all, and the kind of ambiguity which exists. And they said that after 3 months, this whole process will be completed by, they gave this time to the OTT companies. 3 months is almost over. And I am sure that nothing would have happened during these 3 months. Nothing is going to happen, that also I know. Because this is such a complex subject which cannot be handled with the approach that is being followed by the government. So I'm glad that such a subject was chosen for the press conference. So that would have enlightened most of the students about these guidelines and all, which in any case, while you will join the industry,
working on digital media or the social media or any news portals or might be creating content for OTT, you will be coming across with all these issues. So that is why this enlightenment, this understanding of the guidelines was definitely necessary. So for that, I congratulate Krishna Pandey for conceiving the whole thing, deciding such a vital topic, and preparing the students, and obviously the students who performed. Because every student who performed tried to do his job excellently, and so my best wishes to all the students for this kind of performance. And I believe this should not be a standalone exercise or a solo exercise. If many more exercises of this kind are repeated, then that would be a great learning for the students. So thank you all. धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुस्मिता बालाजी एचओडी डीएवी मीडिया स्कूल से आग्रह करती हूँ कि वह हम सभी के साथ कुछ शब्द साझा करें। बेसिकली सर ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन रियली तुम लोगों का एफर्ट बहुत अच्छा था और जिस टॉपिक को जिस थीम पे सर ने काम किया है बहुत अच्छी तरह से किया है, एंड एफर्ट्स काफ़ी किए गए हैं। क्योंकि कृष्णा मैम ने मुझे बताया था कि स्टूडेंट ने अपने आप से हासिल किया है और अपने आप ही सारा प्रैक्टिस की है, तो दैट इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी गुड। मुझे एक दो चीज़ें पूछनी थी केवल कि प्रेस काउंसिल की गाइडलाइंस की और केबल टीवी नेटवर्क की गाइडलाइंस की और टीवी वालों ने क्या गाइडलाइंस बनाई है, ये क्या तुम लोगों ने वाकई में पढ़ा है या तुम्हें पता है? अगर नहीं पढ़ा है तो इसको देख लेना। एंड प्रेस काउंसिल्स के जो गाइडलाइंस हैं उनके लिए उनको कितने न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया फॉलो करता है या नहीं करता है, एंड व्हाट इज पनिशमेंट आफ्टर दैट, वो सारी चीज़ें भी तुम्हारी नॉलेज में होनी चाहिए। दिस इज मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट जब भी तुम्हें अगर रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए उनके लिए कि वो आप उनको प्रॉपरली आंसर कर पाएँ। So nice to see you all and all the best for the future. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Krishna ma'am to kindly say a few words. Bala ma'am, thank you so much for coming and joining this session. Though it was a part of a public relation lab exercise and it was planned long time back, but because of the corona issue and other personal issues, there were a lot of distractions and many times the exercise got postponed, and I was literally depending on all the students to do their job, to practice also on their own. So, and thank you so much sir and ma'am for coming and giving encouragement for these kind of activities, and in future also we will be taking up some other related activities, and thank you all. It was one of the finest exercises. Thank you so much students. Thank you. आप सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।